नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, एमडी मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भिलाई 3 चरोदा से आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी या झटके की बीमारी या मिर्गी की बीमारी, सीजर डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, ये सब एक ही चीज़ है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि ये एपिलेप्सी होता क्या, मिर्गी क्या होता, व्हाट इज ए सीजर। ये एक ब्रीफ एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन होता है। देयर इज ए ब्रीफ, बहुत छोटे समय के लिए एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ब्रेन में होता है। तो उससे क्या होता है, आपका कुछ चीज़ें ऑल्टर हो सकता है, जैसे कि आपकी मूवमेंट ऑल्टर हो जाएगी, सेंसेशन ऑल्टर हो जाएगा, बिहेवियर ऑल्टर हो जाएगा, अवेयरनेस ऑल्टर हो जाएगा, मतलब कुछ चेंजेस आप में आ जाएंगे तुरंत बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो ये झटके की बीमारी, एपिलेप्सी, मिर्गी, ये है क्या? इट्स ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, आपको बार बार झटके आते हैं। अगर आप दवाई वगैरह नहीं खाते तो आपको बार बार झटके आते हैं। एपिलेप्सी, सीजर डिसऑर्डर, मिर्गी का रोग, झटका का रोग, ये सब एक ही चीज़ें हैं, है ना। और जितने झटके होते हैं कभी भी हो सकते हैं और कब हो जाएगा मालूम नहीं, है ना। इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस एंड अनप्रेडिक्टेबल और ये बहुत कॉमन है। हर 100 में से एक आदमी को एपिलेप्सी हो सकती है। ब्रेन की जितनी बीमारियां हो, चाहे पार्किंसोनिज्म हो और सेरेब्रल पाल्सी हो, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, सबको मिला दो, उससे भी ज़्यादा केसेस एपिलेप्सी के हैं। तो एपिलेप्सी एक बहुत ही कॉमन आम बीमारी है। अगर आप सुनो कि उसको झटके की बीमारी है तो इट इज़ नॉट ए बिग डील, बस ये है कि उसको दवाई खानी है, डॉक्टर के सुपरविजन में रहना है। मैक्सिमम जो एपिलेप्सीज होते हैं या झटका होता है, इट इज़ नॉट एन मेडिकल इमरजेंसी, है ना। वो बच्चे को शायद बहुत बार मालूम नहीं होता है कि हमको झटका आया, क्योंकि एक होता है एब्सेंस सीजर, उसमें क्या बच्चा थोड़ी देर के लिए ऐसे देखते रहता है 1 से 10 सेकंड के बीच, और फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत और बच्चे को तो पता भी नहीं चलता कि हमको वो हुआ है। और ये झटके का बीमारी कोई मेंटल इलनेस नहीं है ईश्वर के लिए, कोई, इट इज़ नॉट ए मेंटल इलनेस। ये तो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन से, तो इट इज़ नॉट ए मेंटल इलनेस। और अब अगल बगल बैठने से फैल नहीं जाता, कंटेजियस वगैरह नहीं है। और कभी भी झटका अगर आ रहा है तो बच्चे को आ रहा है, जिसको भी आ रहा है, याद रखिएगा वो अपना जीभ वो नहीं गुटक नहीं लेगा। और कभी भी जब मरीज को झटका आ रहा है, पेशेंट को झटका आ रहा है, मुंह में कुछ नहीं रखना है। क्या क्या करना हम बताएंगे कि भैया कुशन रखिए और क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मुंह के यहाँ कुछ भी नहीं रखना कि अगर उसको झटके आ रहे तो आप मुंह के बीच में कोई चीज़ रख दें, नेवर। कारण क्या होता है ये एपिलेप्सी, सीजर डिसऑर्डर, मिर्गी, झटके की बीमारी? 70% में कारण अननोन है, बस होता है, अननोन है। बाकी कुछ लोगों में हम लोग 30% में बता सकते हैं क्यों होता है। एक तो होता है ब्रेन ट्रॉमा, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसके जब साथ हेड इंजरी, है ना, कोई भी इसमें हो सकता है। और ब्रेन में ट्यूमर अगर है, जैसे बहुत बार मरीज आता है झटका, जैसे लेट ऑनसेट एपिलेप्सी होता है, 45 साल का आदमी आया कि हमको पहली बार झटका आया। यूजुअली एपिलेप्सी जो भी आता है बचपन में, मतलब टीन्स में ही हो जाता है, तो हम लोग तुरंत सीटी कराते हैं और सीटी में पता लगा कि ब्रेन में ट्यूमर आ गया, है ना। और ब्रेन में इन्फेक्शन, जो मेनिंजाइटिस बोलते हैं, एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, तो इन्फेक्शन में आपको झटके आ सकते हैं, है ना। तो ये, और हाँ, लेड पॉइजनिंग में भी एपिलेप्सी हो सकता है। अब ये झटके कितने टाइप के होते हैं, सीजर्स? एक होता है जनरलाइज सीजर, एक होता है पार्शियल। जनरलाइज मतलब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है ना, तो पूरा मरीज को झटके आएंगे, वो गिर जाएगा, है ना, और एब्सेंस अवेयरनेस भी एकदम पूरा ये रहेगा, जो भी रहेगा ये पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। और जो एक पार्शियल सीजर है उसमें ब्रेन का एक भाग में एक्टिविटी वो होती है,
तो वो इसलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 1 से 10 सेकंड के लिए वो कुछ करेगा, वो जैसे कि मुंह ऐसे ऐसे करता रहेगा 10 मिनट तक, हाँ ऐसे, या उसका आई फ्लटरिंग होगी, तो ये पार्शियल सीजर हो गया। अब सीजर के टाइप्स को हम लोग जैसे बात करते हैं, तो झटका हर आदमी जो भी झटके का मरीज है, सीजर का मरीज है, उसका उसी तरह आता है, उसी सीक्वेंस में हमेशा जब भी झटका उसको आएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंस है ऑरा की। आप हम लोग जैसे मरीज को झटका आता है तो उसके पहले पूछते हैं, क्यों तुमको कोई एक स्पेशल कोई गंदी सी स्मेल आई क्या, या फिर तुमको कुछ मुंह में कुछ अलग टेस्ट आया क्या, या कुछ टिंगलिंग आई क्या, या कुछ देखे क्या तुम, क्योंकि इसको ऑरा बोलते हैं। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि यार ये तो फिर से वो मुंह में वैसा अबनॉर्मल टेस्ट आ रहा है, तो वो तुरंत पास वाले को बोल देंगे भैया मेरे को झटके आने वाला है, वो लेट जाएंगे, कोई भी ऐसा इधर यह सामान मत रखो। तो मतलब ये ऑरा एक हमेशा आता है, उसके बाद फिर झटका आता है। और इसी में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि एब्सेंस सीजर्स एक टर्म है। एब्सेंस मतलब नहीं, मतलब क्या है, उसमें थोड़ी देर के लिए आप 1 से 10 सेकंड के लिए ना आप ऐसे ही बस रुक जाते हैं, और 10 सेकंड बाद आप फिर अपना नॉर्मल काम करने लगते हैं, है ना। तो ब्रीफ लैप्स ऑफ अवेयरनेस होता है ये, लेकिन यही है 10 सेकंड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस है ना। और ये जैसे बच्चे लोग करते हैं ऐसा, तो बहुत बार डॉक्टर लोग या घर वाले लोग सोचते हैं ये दिन में सपने देख रहा है, या फिर एक टर्म है ADD, अटेंशन डेफिसिट डिजीज़, बच्चों में पाया जाता है, वो अटेंशन नहीं दे रहा है। तो एब्सेंस सीजर्स को पहले हम लोग बोलते थे पेटिट माल एपिलेप्सी, है ना। तो इसमें मैं बताया ना, एब्सेंस सीजर्स में कुछ नहीं होता, तो आँख ऐसे ऐसे, आई फ्लटरिंग होगा, है ना, एक सर कहीं एक तरफ ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा 1 से 10 सेकंड तक ऐसे ऐसे, और फिर वो फिर ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और जैसे वो ख़त्म होता है एब्सेंस सीजर, वो आदमी नॉर्मल काम करने लगता है, उसको तो लगता है कि हमको कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें कोई फर्स्ट एड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, EEG टेस्ट वगैरह करते हैं। अब ये तो हो गया एब्सेंस सीजर्स। अब मैं बताऊंगा जो झटका के बारे में हम लोग रियली जो देखते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। जनरलाइज्ड मतलब वो मरीज एक वो रोएगा और बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, और फिर उसको सीजर आएगा, मुंह से लार निकलेगा। तो दिस इज जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, है ना। और इस समय पेशाब भी हो सकता है हो जाए, या मोशन भी पास कर सकता है। तो जब जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स आता है तो आप गिर जाते हो, कन्वल्शन आपको आता है जिसे स्टिफनिंग ऑफ द आर्म्स रहता है, और उसके बाद रिदमिक जर्किंग रहेगा, और पेशाब का कंट्रोल हट जाएगा, मोशन भी पास कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 3 मिनट होता है बस, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 5 मिनट के ऊपर जा रही तो मतलब अब मेडिकल इमरजेंसी हो रहा है, फिर ये एपिलेप्सी नॉर्मल नहीं है। अगर 5 मिनट से ऊपर हो रहा है तो इट इज़ स्टेटस एपिलेप्टिकस, रिक्वायर्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। तो अगर नॉर्मल हुआ 1 से 3 मिनट के बीच में, तो उसके बाद वो लेटा रहेगा, तो थोड़ा उठेगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, बोलेगा मेरे को सिर दर्द कर रहा है, बोलेगा बहुत थकान लग रही है, और शुरू में थोड़ा सा हकलाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। फिर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक को हम, जैसे उस पेटिट माल था एब्सेंस सीजर, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले बोलते थे ग्रैंड माल एपिलेप्सी। हाँ, ये ग्रैंड माल एपिलेप्सी है, इसमें बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। और बहुत बार जब गिरता है ना, तो जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो एक जोर से चिल्लाहट भरा बच्चा आवाज़ निकाल सकता है, चिल्लाहट भरा, क्योंकि डायफ्राम वो हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें भी आँख ऊपर ऐसे आई रोलिंग हो जाता है, आँख ऊपर चली जाती है, और बॉडी कन्वर्शन के पहले एकदम रिजिड हो जाती है, और उसके बाद फिर झटके चालू
हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस झटके के दौरान टंग बाइट हो सकता है। तो हम लोग जब भी कोई भी झटके का मरीज आता है हमारे हॉस्पिटल में, सबसे पहले हम बोलते हैं जीभ बाहर निकालो। टंग बाइट टिपिकल मिल गया मतलब इसको प्रूव हो गया कि इसको जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर हुए हैं। फर्स्ट एड क्या करना, अगर आपके सामने किसी को झटका आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले स्टे काम और टाइम देखिए, 3 मिनट से ऊपर नहीं जाना है। और उसके बाद बच्चे के पास या जिसको भी झटका रहा है उसके पास से जितना भी ऐसा कुर्सी टेबल ये सब दूर रख दीजिए ताकि उसको चोट ना लगे, है ना। सिर के नीचे कुशन रख सकते हैं, उसको साइड कर दीजिए ऐसे, ताकि उसका जीभ ऐसे करके उसका लार भी ऐसे निकलते रहेगा। उसको लिटा के उसको साइड में कर सकते हैं। मुंह के अंदर कुछ नहीं रखना है, मुंह के अंदर कुछ भी नहीं रखना है ना। और उसको पूरा इसको देख करके, और जब तक वो पूरा होश में नहीं आ जाता है उसके बाद फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना वगैरह। ये झटके की बीमारी इमरजेंसी कब होती है? अगर पहली बार हो रहा है, अगर बच्चे को जिसको भी पहली बार झटका है तो इट इज़ एन इमरजेंसी, आपको अस्पताल ले जाना है। दूसरा, अगर 5 मिनट से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो स्टेटस एपिलेप्टिक है, तो फिर ये इमरजेंसी हो गया, है ना। और मान लीजिए झटके आ रहे हैं और प्रेग्नेंट है, मरीज प्रेग्नेंट है ना, तो आपको बिल्कुल तुरंत इसका इमरजेंसी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको अस्पताल तुरंत ले जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं सिंपल सीजर्स के बारे में बताऊंगा। एक सिंपल पार्शियल सीजर होता है, इसमें पूरे समय वो आदमी अवेयर रहता है और कुछ रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मुंह ऐसे करते हैं, सर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, तो मतलब उसको पूरा ये मालूम है कि ये हो रहा है। 1 मिनट के से पहले होता है। इसको बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि क्या एक्टिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, जबकि वो है नहीं। और सिंपल पार्शियल सीजर क्या है कि टिपिकल सिम्टम्स रिंगिंग ऑफ द ईयर्स हो सकता है, ऑड स्मेल, मेटेलिक टेस्ट, नौशिया उसको लगेगा, और उसके बाद फिर वो उसको ये वाला चीज़ होता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल तो सिंपल है, इसमें क्या है कि डिसओरिएंटेड मूवमेंट्स रहते हैं, है ना, और वो चलता है तो थोड़ा सा ऐसा लड़खड़ा के चलता है, तो बहुत लोग सोचते हैं शराब पिया हुआ है क्या, जबकि उसको बेचारे को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आ रहा है। हाँ, और ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है कि जैसे वो हाथ हिलते रहेगा, ऑटोमेटिक बिहेवियर आ सकता है इसमें। और इसमें भी एक ऑरा का है, मरीज को पहले हो सकता है कुछ ऑरा आए और उसको समझ में आ जाए इंटेलिजेंट पेशेंट है कि अभी हमको झटके आने वाली हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में भी आपको बस आप थोड़ा सा आराम से रहिए, रीअश्योर करिए और उसका मेडिकल आईडी देखिए और उससे पूछिए तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, या फिर थोड़ा 1-2 मिनट का दीजिए तो अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्या क्या चीज़ ट्रिगर कर सकता है झटका? ट्रिगर ये करता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कोई आदमी झटके की दवाई ले रहा है और अगर वो डोज मिस कर गया, अब जैसे डोज है सुबह और शाम का, तो आज सुबह लिया शाम को नहीं लिया, और दूसरे दिन सुबह भी भूल गया कुछ कारण से, और शाम को हो सकता है उसको झटका आ जाए। डोज मिस नहीं करना है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं ऐसा दवाई लिखें कि 2 बार वाला हो, मतलब 3 बार वाला। जैसे पहले हम लोग एप्टॉइन बहुत लिखते थे दिन में 3 बार, तो बहुत बार मरीज दोपहर वाला भूल जाता था। तब हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 बार वाला दवाई लिखें ताकि वो भूले ना। और घर वालों को बोल के रखते हैं कि अलमारी में रखो और आप देखते रहो कि पूरा दवाई ख़त्म हो रहा है कि नहीं, मिस तो नहीं हो रहा, मिस नहीं हुआ है। तो डोज मिस नहीं करना है। और अगर नींद नहीं आ रही है, फटीग है, तो ये सब ट्रिगर कर सकता है आपको, है ना। अल्कोहल और ड्रग यूज़, है ना, आपको झटके की बीमारी है, अगर आपने अल्कोहल लिया है तो झटका आपको आ सकता है। और बहुत बार वो जो लाइट्स वगैरह, वो जो डिस्को लाइट्स वगैरह से भी बच्चों को झटका आ जाता है। डिस्को लाइट्स बहुत चलते हैं वो त्यौहार वगैरह में। झटके का इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकता है,
शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं। थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब थोड़ा सा बच्चे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, माँ बाप को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो दवाई भी हम लोग देते हैं उससे बहुत नींद आती है काफ़ी दवाइयों से। तो ये अपन को देखना है। और ये है कि किसी बच्चे को है तो उसके साथ ही क्लास वालों को सबको बताना चाहिए, क्लास लेना चाहिए कि भाई देखो झटके की बीमारी ये होती है, तो बाकी स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि इसको ये कभी आता है तो तुरंत ऐसे ऐसे करना है ना। और ये है कि यूजुअली फॉरेन कंट्रीज़ में ना एक बैंड रहता है जिसको भी झटके की बीमारी है, वो भी इंडिया में तो वो चलन चालू नहीं हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि एपिलेप्सी ये बीमारी बहुत कॉमन है। अगर किसी को है तो ये मेंटल इलनेस नहीं है, ये सिर्फ इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए डिजीज़। इसकी दवाई है। और जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर हेड इंजरी हुआ है, हमने बहुत मरीज देखे कि भैया क्या हुआ, झटके लेके आया, पूछे क्या हुआ, 3 महीने पहले हेड इंजरी हुआ था, 1 महीना गोली खाया। गोली हम सालों के लिए देते हैं, वो 1 महीना खाया छोड़ दिया और फिर झटका आ गया, फिर अस्पताल में भर्ती हो गया। तो ये दवाइयाँ एक बैग नहीं छोड़नी है, डॉक्टर की सलाह से ही धीरे धीरे टेपर करते हैं। जैसे कि आपको 3 साल तक झटका नहीं आया है तो मान लीजिए 2 गोली खा रहे हैं तो उसको कम करके 1 गोली करेगा। डॉक्टर से मिलते रहना पड़ेगा। नमस्कार।